आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजय यादव। सिविल टेक चैनल में स्वागत है आपका। तो भैया अब हम लोग आरसीसी पढ़ने वाले हैं। काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर आप आरसीसी पढ़ाते हो, हिंदी में पढ़ाते हो, इंग्लिश में पढ़ाते हो। तो भैया इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाते थे, अब हम हिंदी में पढ़ाने जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है गुरु। आइए स्टार्ट करते हैं। आरसीसी को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा बहुत ये बता दें कि आरसीसी जो होता है वो कई मेथड से क्या बोलते हैं यूज करते हैं हम इसमें। जैसे आपका डब्ल्यूएसएम होता है जिसको वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड कार्यकारी प्रतिबल विधि बोलते हैं। कार्यकारी प्रतिबल विधि बोलते हैं। सेकेंड आपका होता है एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, इस प्रकार से एक और होता है आपका। ठीक है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा मेन मोटो क्या रहेगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत ये भी बता दें कि पहले जो डिप्लोमा में आरसीसी आती थी उसका जो मेथड होता था वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है। लेकिन अभी एक दो सालों से क्या हो रहा है कि इन्होंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड को कन्वर्ट कर दिया है लिमिट स्टेट मेथड में। अर्थात ये है कि डिप्लोमा में अब जो आरसीसी आती है वो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ना होकर लिमिट स्टेट मेथड से आती है। तो इसलिए पहले हम थोड़ा बहुत जानेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को पढ़ने से पहले क्या होता है कि आरसीसी के कुछ बेसिक एजम्पशंस होते हैं। आरसीसी में क्या होता है, बेंडिंग के कुछ बेसिक एजम्पशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एजम्पशंस पढ़ेंगे किसकी, प्रबलित कंक्रीट धरणों के बंकन सिद्धांत की मूल संकल्पनाएं। मतलब ये है कि बेसिक एजम्पशंस इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग फॉर द आरसीसी बीम। ठीक है, आरसीसी बीम के लिए जो सिंपल बेंडिंग होती है उसके बेसिक एजम्पशंस कौन कौन से होते हैं, इस बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आज। चलिए पढ़ते हैं भैया। दिया है किसी भी इंजीनियरिंग संरचना का अभिकल्पन। अभिकल्पन बोले तो डिजाइन। तो किसी भी इंजीनियरिंग संरचना का जो डिजाइन होता है वो स्वीकृति विधि से जो यांत्रिकी के नियमों तथा प्रबलित कंक्रीट के सिद्धांतों का पालन करती है उससे किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है किसी भी इंजीनियरिंग संरचना का जो डिजाइन होता है वो स्वीकृति मेथड से क्या होता है, जो यांत्रिकी के नियमों तथा प्रबलित कंक्रीट के सिद्धांतों का पालन करती है उसके हिसाब से किया जाता है। अच्छा, आगे दिया है अतः प्रत्यास्थ सिद्धांत पर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के खंडों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित मूल संकल्पनाएं सुविधा की दृष्टि से अपनाई जाती है। कहने का मतलब यहाँ है कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के खंडों का विश्लेषण करने के लिए जो बेसिक एजम्पशंस होते हैं वो कौन कौन से अपनाते हैं वो नीचे आपका दिया हुआ है। तो पहले देख लेते हैं पहला नंबर क्या दिया है। तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं, दिया है कोई भी अनुप्रस्थ परिच्छेद जो बंकन के पूर्व समतल है बंकन के पश्चात भी समतल रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप समझ लीजिए। ठीक है, कह रहा है कोई भी अनुप्रस्थ परिच्छेद जो बंकन बंकन बोले तो बेंडिंग बोलते हैं इसको, जो बेंडिंग से पहले समतल है वो बेंडिंग के बाद भी क्या होगा, समतल होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको पहले समझना ये है कि अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या होता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद समझ में आ जाएगा तो बाकी लाइन में कोई गड़बड़ नहीं है, आप समझ जाओगे आसानी से। तो समझते हैं, मान लो ये हमारी क्या है, कोई एक बीम है। इस प्रकार से हमने एक बीम बना दिया। इस बीम का जो ये वाली एक्सिस आपको दिख रही है, इस प्रकार से जो एक्सिस दिख रही है इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। तो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जस्ट 90 डिग्री पर ट्रांसवर्स एक्सिस मिलती है आपको, इसको वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, लेटरल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल एक्सिस आपको दिख रही है इस वर्टिकल एक्सिस के तरफ से अगर हम इस बीम को काट दें तो काटने पर हमको ये एक्सिस कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यानी ये जो सेक्शन दिखेगा वो इस प्रकार से दिखेगा। ये वाला जो सेक्शन हमको दिख रहा है, ठीक है, बीम का जस्ट इसके इस वाले सेक्शन को काटने के बाद यहाँ पर क्या होगा, हमको ये सेक्शन इस प्रकार से दिखाई देगा।
तो बीम का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यही कहलाता है अनुप्रस्थ परिच्छेद या क्रॉस सेक्शन। ठीक। अब दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि इसी क्रॉस सेक्शन के बारे में बता रहा है कि अगर इस पर जब बेंडिंग नहीं लगी थी, ऐसी सिचुएशन में कैसा था, ये समतल था। कह रहा है जब इस पर बेंडिंग नहीं लगी थी, ऐसी सिचुएशन में क्या था, अगर समतल होगा तो बेंडिंग लगने के बाद भी ये समतल ही होगा, जबकि ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। अगर आप किसी पर लोड दोगे तो मूल संरचना उसकी कुछ भी रहे, लोड देने के बाद क्या होती है, मूल संरचनाएं बदल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो एजम्पशंस दिए गए हैं उनका कहना ही यही है कि बेंडिंग के पहले अगर वो समतल में था तो भैया बेंडिंग के बाद भी वो समतल में ही रहेगा। इस लाइन को आप समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, सेकेंड नंबर हम देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट तथा इस्पात पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माने जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका दूसरा नंबर। दिया है कार्यकारी सीमा के अंदर, कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट और इस्पात ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्रत्यास्थ जो होता है या प्रत्यास्थ जो क्वालिटी होती है, गुण होता है, ये होता क्या है। प्रत्यास्थ बोले तो इलास्टिक, इलास्टिक मटेरियल कैसे होते हैं, इनके बारे में अगर आप समझ जाओगे तो इस लाइन को आप अच्छे से समझ जाओगे। तो फिलहाल हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि इलास्टिक मटेरियल होता क्या है। मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, उस बॉडी पर आप क्या कर रहे हो, लोड लगा रहे हो। उस बॉडी पर आप लोड लगाओगे, फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो स्वाभाविक है कि बॉडी में क्या होगा, उसकी जो मूल संरचना है उसमें परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल समझो, आप मान लीजिए आपने रबड़ ले लिया, ठीक है। रबड़ लेने के बाद क्या करोगे, उसको खींचोगे। खींचोगे ना मतलब ये होगा कि आपने उस पर फोर्स लगाया। तो भैया जब आप खींचोगे तो क्या होगा, उसकी जो मूल संरचना होगी उसमें परिवर्तन होगा, खिंचाव होगा, रबड़ आपका बढ़ेगा, है ना। लेकिन जैसे ही आप अपना लोड कम करते हो या हटा लेते हो, जो फोर्स लगा रहे हो उसको छोड़ देते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप देखते हो कि रबड़ अपनी जो उसकी मूल स्थिति होती है यानी पुरानी स्थिति होती है, उस स्थिति में वापस आ जाता है। तो रबड़ के अंदर जो ये क्वालिटी होती है यही कहलाता है इलास्टिक मटेरियल। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो सेकेंड नंबर यहाँ पर यही कह रहा है कि कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट और इस्पात ये दोनों क्या होते हैं, पूर्ण रूप से इलास्टिक माने जाते हैं। अच्छा, स्टील के बारे में तो हम कह सकते हैं कि भैया वो इलास्टिक है। आप सरिया लीजिए, सरिया को आप थोड़ा तिरछा करिए, ठीक है, जैसे ही छोड़ेंगे सरिया अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। लेकिन कंक्रीट के केस में ऐसा होता नहीं है। लेकिन चूंकि ये एजम्पशंस हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। तो दोनों हमने आपको बता दिए फिलहाल दो ऊपर कि पहला हमने बताया कि अनुप्रस्थ परिच्छेद पर अगर बेंडिंग लगने से पहले वो समतल में है तो बेंडिंग लगने के बाद भी वो समतल में होगी। सेकेंड नंबर हमने बताया कि कार्यकारी सीमा के अंदर जो कंक्रीट होता है और इस्पात होता है, ये दोनों क्या होते हैं, पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माने जाते हैं। तीसरे नंबर पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि कार्यकारी भार पर, देखिए कार्यकारी भार पर इस्पात और कंक्रीट का प्रतिबल प्रतिबल विकृति संबंध एक सीधी सरल रेखा में रहता है। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी लाइन है ये। कह रहा है कार्यकारी भार पर इस्पात और कंक्रीट का प्रतिबल विकृति, प्रतिबल बोले तो स्ट्रेस, विकृति बोले तो स्ट्रेन, ये दोनों होते क्या हैं आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम आपको प्रतिबल की डिफिनीशन बताएंगे, विकृति की डिफिनीशन बताएंगे। इनका जो आरेख होता है, इनके बीच जो संबंध होता है, उसमें जो रेखा बनती है वो क्या होती है, एक सीधी रेखा होनी चाहिए, यही कहना चाहता है इसमें। ये भी लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चौथी लाइन में हम लोग चलते हैं। चौथी लाइन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि सभी तनन प्रतिबल प्रबलन इस्पात वहन करता है। बहुत अच्छी लाइन है। सभी तनन प्रतिबल प्रबलन इस्पात वहन करता है और कंक्रीट इससे पूर्ण रूप से मुक्त मानी जाती है। मतलब ये है कि आरसीसी स्ट्रक्चर में जितने भी टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होंगे, सब के सब स्टील के द्वारा वहन किए जाते हैं। इसमें कंक्रीट का कोई भी रोल नहीं होता है। ये अच्छी लाइन है। मतलब अगर आप कोई बीम बना रहे हो, उस बीम पर जो लोड आएगा
तो जब लोड आएगा तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो उस पर टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगी, दूसरा उस पर कंप्रेशन स्ट्रेस उत्पन्न होगी। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक बीम बना दिया, ये हमारा बीम हो गया। इस बीम के न्यूट्रल एक्सिस है ये, तो न्यूट्रल एक्सिस के एक हिस्से पर, यानी एक हिस्से पर क्या होगा, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा और दूसरे हिस्से पर क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रेस उत्पन्न होगा। तो ये यही कहना चाहता है कि बीम में जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो सब के सब क्या होंगे, स्टील के द्वारा वहन किए जाएंगे। ठीक है। अब भैया ये बीम है आपका, बीम पर आपने यहाँ पर लोड लगा दिया। ठीक है। तो जब लोड लगाओगे तो क्या होगा, ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है इसमें कंप्रेशन उत्पन्न होगा, नीचे वाला हिस्सा ये जो वाला हिस्सा है इसमें क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा। तो यहाँ यही कहना है कि जितने भी टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होंगे वो सब के सब किसके द्वारा वहन होंगे, स्टील के द्वारा वहन किए जाएंगे। इसमें टेंसाइल स्ट्रेस के वहन करने में कंक्रीट का कोई रोल नहीं होगा, ये लाइन यही कहती है। समझ रहे हो? तो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर क्या दिया है, दिया है कंक्रीट व इस्पात में अभिलाग मतलब बॉन्डिंग जो होती है वो इस्पात की प्रत्यास्थ सीमा तक परिपूर्ण होना होगा। क्या कह रहा है, कंक्रीट व इस्पात में जो अभिलाग होता है, अभिलाग बोले तो बॉन्डिंग, बताएंगे अभी बॉन्डिंग क्या होती है, इस्पात की प्रत्यास्थ सीमा तक परिपूर्ण होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कंक्रीट जो बनाई गई है, आरसीसी बनाई गई है, आरसीसी में क्या होगा, कंक्रीट भी होगा स्टील भी होगा। इनके बीच यानी स्टील और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग क्या होगी, इस्पात की प्रत्यास्थ सीमा तक परिपूर्ण होनी चाहिए। मतलब ये है कि जो इलास्टिक लिमिट होती है किसका, स्टील का, स्टील के इलास्टिक लिमिट तक क्या होनी चाहिए, परिपूर्ण होनी चाहिए। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग। इसके बाद 6 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कंक्रीट में दबाते समय प्रबलन इस्पात तथा कंक्रीट में किसी भी प्रकार की प्रारंभिक प्रतिबल नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रतिबल बोले तो जैसे आप समझिए कि हम कंक्रीट को ढाल रहे हैं, आरसीसी बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आरसीसी का यूज करते समय यानी प्रारंभिक यूज करते समय क्या होना चाहिए, किसी भी प्रकार की प्रारंभिक प्रतिबल नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। ये जैसे बीम है, इस बीम को आप ढाल रहे हो, बीम को ढालोगे, नीचे क्या लगाओगे आप, स्टील लगाओगे। तो बीम को ढालते समय जो स्टील डाले हो, स्टील पर शुरू में कोई प्रेशर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर शुरू में प्रेशर लग जाएगा तो जैसे जैसे आपको क्या होगा, स्टील या स्ट्रक्चर जो है जैसे जैसे आपका पुराना होता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, वैसे उस पर लोड ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। और उसमें पहले अगर प्रारंभिक प्रतिबल लग गया है तो धीरे 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 वो स्टील पर क्या होगा, वो लोड बढ़ाता चला जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी बॉन्डिंग बेकार हो जाएगी। ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ कि कंक्रीट में दबाते समय जो प्रबलन इस्पात है और कंक्रीट है, इन दोनों में किसी भी प्रकार की प्रारंभिक प्रतिबल नहीं उत्पन्न होने चाहिए। ये भी लाइन आप याद रखिएगा। अच्छा, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 7 नंबर लाइन में आपका दिया हुआ है कि इस्पात और कंक्रीट की प्रत्यास्था मापांक, इस्पात की प्रत्यास्था मापांक इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको ईएस डिनोट किया है, कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक जिसको इसी बताया है, इन दोनों में अचर यानी इन दोनों को अचर माना जाता है। इन दोनों को क्या होना चाहिए, अचर माना जाता है। ये भी आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेसिक एजम्पशंस ऑफ बेंडिंग थ्योरी इन आरसीसी बीम में, यानी आरसीसी बीम में जो बेंडिंग थ्योरी की बेसिक एजम्पशंस थे उसको अच्छे से पढ़ा है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है और आपको समझना भी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। और आपको हमारा ये सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।